नमस्कार। उत्तर प्रदेश की अहम खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आश्रुति वोहरा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करके उन्हें नमन किया। इस मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और मेयर सुषमा खरकवाल समेत अन्य लोग मौजूद रहे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर कई गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे और बापू को याद किया। महात्मा गांधी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके अमूल्य योगदान के लिए जाना जाता है। उन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए देशवासियों को एकजुट किया और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर राजघाट स्थित समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की। राज्यसभा में प्रश्नकाल के अंतर्गत कुशीनगर जनपद के डाकघरों के उन्नयन और डाक सेवाओं से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसे लेकर सांसद आरपीएन सिंह ने से ब्यूरो हेड सपना आचार्य ने बातचीत भी की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनवाते हैं। एक बहुत ही सीनियर लीडर और कुशीनगर से एमपी हैं आरपीएन सिंह जी, आज हमारे साथ हैं। सर, आपने कल कुशीनगर को लेकर सवाल किया था पार्लियामेंट में, सर उसके बारे में अगर। देखिए, हमारे यहाँ क्योंकि पूर्वांचल एक ग्रामीण इलाका है, तो वहाँ जितनी सुविधाएं दे सकते हैं, तो पोस्ट ऑफिस के द्वारा में हमने, क्योंकि अभी हाल में ही 1 साल इसी वित्तीय वर्ष में विदेश मंत्रालय से पासपोर्ट ऑफिस में विदेश मंत्रालय के साथ मिलके पासपोर्ट ऑफिस एक खुला है पोस्ट ऑफिस में, जिससे मंत्री जी ने साफ तौर से कहा था कि 5,000 से ज्यादा पासपोर्ट बन गए। वहां एक आधुनिक जिला पोस्ट ऑफिस बन रहा है, जिसके माध्यम से तमाम क्षेत्रों को उससे फायदा मिलेगा। और एक ई कॉमर्स के लिए पूर्वांचल में, क्योंकि
बुद्ध की धरती है। ई कॉमर्स के लिए हमने निर्यात डाकखाना करने के लिए बात की थी, जिसको मंत्री जी ने मान लिया। और ये जो केंद्र हैं, ये ई कॉमर्स के लिए, वहां के जो हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं उसको एक्सपोर्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा कार्य होगा। तो माननीय मंत्री जी ने कल बहुत साफ तौर से इस पे देखदाख करने के लिए और उस पे आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सर, कुशीनगर की खासतौर पर अगर हम बात करते हैं तो कुशीनगर के कुछ एरिया ऐसे हैं अब आज भी, जबकि उत्तर प्रदेश को कहा जाता है इकोनॉमी में सबसे तेज, सबसे फास्टेस्ट इकोनॉमी है, तब भी कुशीनगर में अभी भी कुछ ऐसे जिले हैं सर, उसमें खासतौर पर आप किन चीजों को लेकर के ज्यादा फोकस कर रहे हैं वहां के एमपी? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम ज्यादा कर रहे हैं। हमारे यहाँ तमाम रोडें बनी हैं, हमारे यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बीच में कुछ टेक्निक का कार्य के वजह से रुक गया था, वो हमारा पूरा प्रयास है कि इस साल वहां से अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटों की उड़ान शुरू हो जाए। तो वो टूरिज्म के लिए, वहां के एम्प्लॉयमेंट के लिए एक बहुत बड़ा फिलिप देगा। सिर्फ कुशीनगर के नहीं, अगल बगल के जो जिले हैं, महाराजगंज हुआ, देवरिया हुआ, कुशीनगर हुआ और सटे हुए ही बिहार के लोग हैं, तो इन सब के लिए एक टूरिज्म के माध्यम के लिए एक बहुत बड़ा उछाल वहां से मिलेगा। वो एक बड़ा हम लोग सबका प्रयास वहां से है कि वहां का इंटरनेशनल एयरपोर्ट चले। सर, आने वाले समय में चुनाव भी हैं, तो चुनावों को लेकर भी इस समय कुछ तैयारियां चल रही है? सर, बीजेपी तो हमेशा संगठनिक ढांचा उसका हमेशा मजबूत रहता है, और भारतीय जनता पार्टी के जो देवतुल्य कार्यकर्ता है वो साल भर रोजाना जनता के बीच में काम करते रहते हैं। तो इलेक्शन रहे या न रहे, भारतीय जनता पार्टी का जो सांगठनिक ढांचा है वो जनता से अवश्य जुड़े रहता है। समय अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में कुछ समय है, परंतु और इस जो समय बाकी है उसमें और तेजी से हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ आरपीएन सिंह जी, जिन्होंने हमारे साथ बातचीत की। आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कुशीनगर जिले के डाकघरों के उन्नयन और डाक सेवाओं के बारे में सवाल पूछा गया। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस पर विस्तार से जवाब भी दिया। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने ये जानकारी दी है कि डाकघरों के सुधार और सुविधाओं के विकास पर काम लगातार चल रहा है। डाक सेवाओं की गुणवत्ता और गति बढ़ाने के लिए कई कदम यहां पर उठाए जा रहे हैं। डाक विभाग को डिजिटल और आधुनिक बनाने की दिशा में भी प्रयास लगातार जारी हैं। मंत्री ने आश्वासन दिया है कि जनता को बेहतर और तेज डाक सेवाएं मिलेंगी। श्रीमान रतनजीत प्रताप नारायण सिंह जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। सबसे पहले तो मैं मंत्री जी को और उनके मंत्रालय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इसी वित्तीय वर्ष में कुशीनगर जनपद में पासपोर्ट केंद्र ऑफिस खोला, जिससे बहुत लोगों को वहां फायदा हुआ, और एक नया आधुनिक जिला पोस्ट ऑफिस भी कुशीनगर में उसका काम शुरू हो गया है। अगस्त 2026 तक बनना तैयार है। साफ तौर से मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि तमाम योजनाएं चली हैं डाक निर्यात केंद्रों की, जिससे बहुत फायदा एक्सपोर्ट के लिए होगा। कुशीनगर बुद्ध भगवान की पावन धरती है। मैं माननीय मंत्री जी से साफ पूछना चाहूंगा, क्या कुशीनगर को भी डाक निर्यात केंद्रों से जोड़ने का काम किया जाएगा? ऑनरेबल मिनिस्टर। अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं सूचित करना चाहता हूं माननीय सदस्य को और संसद को भी कि इंडिया पोस्ट भारतीय डाक सेवा के आधार पर देश के वितरण प्रणाली में सबसे उपयुक्त वितरण प्रणाली पूरे विश्व में आज भारत में इंडिया पोस्ट के द्वारा संचालित किया जाता है। और केवल डाक और पार्सल नहीं, लेकिन सामान्य मानवी के लिए हर संभव सेवा सरकार की और निजी क्षेत्र की हम लोग पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और इसी के साथ जुड़ा हुआ एक बहुत मजबूत ढांचा माननीय सांसद के क्षेत्र में कुशीनगर जिले में भी डाक विभाग ने खड़ा किया है। एक हेड ऑफिस है पडरौना में, जो इनका गृह क्षेत्र है। करीब 20 हमारे सब पोस्ट ऑफिस हैं, 203 हमारे ब्रांच पोस्ट ऑफिस हैं। और इन्होंने सही कहा कि माननीय राज्य मंत्री के द्वारा वहां एक पासपोर्ट सेवा केंद्र की शुरुआत हुई, जिसके आधार पर पिछले 1 साल में ही
5,930 हमारे देश के नागरिकों के लिए पासपोर्ट उस पासपोर्ट केंद्र से बन चुके हैं। डाक निर्यात केंद्र भी हमारी कोशिश सदैव है, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है अध्यक्ष जी, कि होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच हो और देश के निर्यात में जहां बड़ी बड़ी कंपनियों की एक बड़ी भूमिका रहती है, वहां ही छोटा ही हस्तशिल्प, छोटा एक एक्सपोर्टर की भी उतनी बड़ी भूमिका रहती है, खास करके एमएसएमई सेक्टर में। 40% इस देश का निर्यात हमारा एमएसएमई सेक्टर से आता है और उसी विचारधारा के आधार पर कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ मिलकर हम लोग ने होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के आधार पर पूरे देश में 1013 डाक निर्यात केंद्र हम लोग ने स्थापित किए। उन 1013 डाक निर्यात केंद्र से करीब करीब 13.25 लाख शिपमेंट्स आज के दिवस तक हो चुके हैं, करीब करीब 300 करोड़ रुपए के, और 28,000 एक्सपोर्टर्स इस डाक निर्यात केंद्र के प्रणाली के साथ जुड़े हैं। माननीय सांसद को बड़ी खुशी होगी ये सुनते हुए भी कि कुशीनगर में पडरौना हेड ऑफिस में डाक निर्यात केंद्र सितंबर 2023 से संचालित है और पिछले एक वित्तीय वर्ष में ही 50 के करीब 38 आर्टिकल्स का निर्यात इनके जिले से भी विश्व को हुआ है। इससे इनको भी बहुत खुशी होगी। सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमान रंजीत प्रताप नारायण सिंह जी। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, पूर्वांचल से, उत्तर प्रदेश से आता हूं, बिल्कुल ही रूरल एरिया है सर, और गांव पर कौन कौन से इन्होंने योजनाएं डिजिटली और बाकी जो रूरल क्षेत्रों में जो पोस्ट ऑफिस खुले हैं उसमें कौन कौन से स्कीम्स और क्या क्या इस मंत्रालय ने उसमें उसको आगे बढ़ाने के लिए कौन से नियम और कानून और कौन कार्य इस मंत्रालय ने किया है? भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर विदेश मंत्रालय का राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि यूरोपीय संघ भारत मुक्त व्यापार समझौता कई मायनों में महत्वपूर्ण है और आज की भू राजनीति, जिसे हम भू अर्थशास्त्र भी कहते हैं, और कुछ देशों द्वारा ये लागू किए गए शुल्क कानूनों को भी देखा जाता है। Today, which we rather call now the geoeconomics, and the tariff wars unleashed by certain nations. It has, looks at that also, this current FTA. It takes important steps to counter such unilateral tariff measures. And it also throws light on the rising power of our country, of India, which under the guidance and leadership of our Honorable Prime Minister Modi ji has grown by leaps and bounds. India is now a recognized power and also a recognized economic power. And the FTA focuses on these aspects. It is going to give a big fill-up to our trade and manufacturing sectors. It also shows that India as a country is not dependent on just one nation for its economic growth. कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, जिसमें वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट निर्णयों की जानकारी साझा की। इसमें जो आप पूछ रहे थे, इसकी बाकायदा नोटिंग में है कि ये उपरोक्त लोगों में से जो पूर्व में ही केंद्र राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित किसी अन्य स्वास्थ्य योजना यथा प्रधानमंत्री आयुष्मान जन आरोग्य योजना ऑब्लिक मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान आदि से आच्छादित है, उन्हें इस योजना का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। जो लोग इसमें बाकायदा पहले से ही जो लोग किसी योजना में आच्छादित है, जो किसी में आते हैं, उनके अलावा ही है। अब तीसरा है ये अटल नवीकरण और शहरी रूपांतरण मिशन 20 यानी अमृत 20 योजना के अंतर्गत गोरखपुर के नगर निगम गोरखपुर में सीवरेज योजना जोन A3 से संबंधित परियोजना 721 करोड़ 40,41,000 जीएसटी व सेंटेज सहित के व्यय के प्रस्ताव पर अनुमोदन आज मंत्रिपरिषद ने दे दिया है। ये
अमृत 2 के अंतर्गत सीवरेज योजना को जो है वार्ड मंत्री परिषद ने अनुमोदन दे दिया है। ये 721 करोड़ 40 लाख 41 हजार रुपए सेंटर सहित, इसमें भारत सरकार का एरिया इसमें कवर करेंगे 17 वार्ड और 43,604 नगरगृह संयोजन के माध्यम से 43,604। इसमें जो केंद्रांश है वो 25% और राज्यांश जो है वो फंडिंग पैटर्न है 33% और 1 लाख से कम 50%, बाकी उसका हिस्सा होगा इस निकाय का। तो एक कुल मिलाकर उक्त निर्धारित लागत में भारत सरकार का है 231 करोड़ 34 लाख 94 हजार, राज्य सरकार का है 435 करोड़ 36 लाख और निकाय का अंश है 2776.448 27 करोड़ 76 लाख 48 हजार। इसी अमृत 2 के अंतर्गत जनपद वाराणसी के नगर निगम वाराणसी में सीवरेज से 18 अत्यधिक प्रभावित वार्डों में से दुर्गाकुंड, नरिया, सरायनंदन, जोहला उत्तरी एवं भेलूपुर वार्ड में सीवर लाइन बिछाने एवं गृह संयोजन कार्य में से संबंधित परियोजना की व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत 266 करोड़ 49 लाख जी। क्योंकि आप एक मंत्री भी हैं और आपकी कोशिशों से आउटसोर्सिंग को कैबिनेट में पास हुए भी, ये विषय बाद में प्लीज। प्रदेश में नेक्स्ट जो 6 नंबर है, उत्तर प्रदेश में शहरी पुनर्विकास नीति 2026 को आज मंत्री परिषद ने क्या नाम अपनी सहमति दे दी है। प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में ऐसे क्षेत्रों भवनों जो कभी पूर्व में विकसित निर्मित किए गए थे परंतु समय के साथ जीर्ण शीर्ण संरचनात्मक अवस्था अथवा भूमि के सब अपार्टमेंट उपयोग अथवा पर्यावरणीय ह्रास के कारण वर्तमान में अप्रयुक्त अथवा निष्प्रयोज्य हो गए हैं अथवा अंडर यूटिलाइज्ड हो पड़े हैं कि भौतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय दशाओं में सुधार लाए जाने के लिए उद्देश्य से उत्तर प्रदेश शहरी पुनर्विकास नीति 2026 लागू किए जाने का प्रस्ताव आज मंत्री परिषद ने मंजूर कर दिया। इसके ऊपर जब शासनादेश आएगा तब सारी डिटेल्स में इसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी। हाँ जी, उत्तर प्रदेश शहरी पुनर्विकास नीति 2026। 5वां नगर निगम विज्ञापन के संबंध में विज्ञापन को रेगुलेट करना है ताकि शहर में ठीक ठाक से वो डिजिटाइज हो जाए। नहीं, उसमें वो जो हमारे जो जिसको ब्रीफ करना है उसमें शामिल नहीं है, नहीं तो बता देते। ये 7वां प्रस्ताव है।
उत्तर प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए वित्त पोषण के रूप में विकास शुल्क की संशोधित प्रणाली लागू किए जाने तथा उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास शुल्क का निर्धारण एवं संग्रह नियमावली 2014 यथा संशोधित 2021 को संशोधित किए जाने के संबंध में इसका उद्देश्य में यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे जो नक्शा पास करने की विधि है उसमें लोग स्वाभाविक रूप से अनुकूलता महसूस करें कि नक्शा जरूर पास कराएं, ताकि इसको रेगुलेट किया जा रहा है और खास तौर से इसमें काफी राहत दी गई। इसका जिस्ट बस यही है कि विकास शुल्क की संशोधित प्रणाली लागू किए जाने तथा उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास शुल्क नियमावली होने से अवस्थापना सुविधाओं यथा महायोजना मार्ग खुले स्थल एसटीपी अन्य सुविधाओं के विकास के लिए विकास प्राधिकरणों को विकास शुल्क के रूप में वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे। प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण नागरिक सुविधाओं व्यवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए संसाधनों की सुलभता को बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में सुनियोजित विकास को बढ़ावा मिलेगा, जिससे रोजगार के इसमें बाकी तो वैसा नहीं है जैसा आप लोग वो करते हैं, लेकिन कुल मिलाकर इसका उद्देश्य यही है कि ताकि वो ऐसा हो विकास शुल्क कि लोगों के लिए अफोर्डेबल हो। मेन बात यह है। नेक्स्ट है हाँ, जनपद बरेली में और मुरादाबाद में ये 11वां और 12वां है। जनपद बरेली और मुरादाबाद जो कहा जाता है वह बीच में काहे के लिए वो करते हैं? कौन ग्यारह 12 है। जनपद बरेली में विज्ञान पार्क एवं नक्षत्रशाला की स्थापना कराए जाने के बरेली विकास प्राधिकरण बरेली उत्तर प्रदेश को कार्यदायी संस्था नामित किए जाने के संबंध में ये मंजूर तो हो चुका था, लेकिन इसमें कार्यदायी संस्था के लिए आया है। बरेली विकास प्राधिकरण बरेली उत्तर प्रदेश द्वारा रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर 8 में उपलब्ध 5.33 एकड़ भूमि में 3000 वर्ग मीटर भूमि पर नक्षत्रशाला की स्थापना है। बरेली विकास प्राधिकरण को कार्यदायी संस्था नामित किया गया। आज खास तौर से ये इसलिए आया था कि बरेली विकास प्राधिकरण को कार्यदायी संस्था नामित करना। इसी तरीके से मुरादाबाद में भी एक विज्ञान पार्क और नक्षत्रशाला की स्थापना के लिए मुरादाबाद विकास प्राधिकरण को गया। इसमें खास तौर से मुरादाबाद द्वारा दिल्ली बरेली मार्ग पर आवासीय योजना के अंतर्गत 4.6 एकड़ भूमि पर प्रस्तावित सेंट्रल पार्क में विज्ञान पार्क एवं नक्षत्रशाला की स्थापना हेतु मुरादाबाद एमडीए को नामित किया गया। इसके बाद है हाँ, किसान सहकारी चीनी मिल 16वां नंबर। नहीं, जितने बोलना है उसी को बोले। किसको किसको 3 साल की इसमें जो हमारे पास निशान है ब्रीफ करने वाला उसमें है काम की चीज है तो सुन लीजिए भाई, बता दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं प्रतियोगी परीक्षा हेतु मुख्यमंत्री अध्ययन वृत्ति के अनुसार आयु सीमा एवं अधिमान का शिथिलीकरण नियमावली 2026 के प्रख्यापन ये मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुपालन हेतु अध्ययन वृत्ति कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यरत अनुसंधान विदों को राज्याधीन सेवाओं में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली समस्त परीक्षाओं के अंतर्गत लिखित मुख्य परीक्षा में भारांक एवं आयु सीमा में शिथिलीकरण दिए लोक सेवाओं प्रतियोगी परीक्षा है तो मुख्यमंत्री अध्ययन वृत्ति के अनुसार लिए आयु सीमा एवं अधिमान का शिथिलीकरण नियमावली 2026 व्यवस्था निम्नवत है। आयु में आयु शिथिलीकरण का हम बता देते हैं आपको। अंतिम दिनांक जिन्होंने विज्ञापन के अनुसार आवेदन के अंतिम दिनांक तक सक्षम अधिकारी से अपने अवधि का सफलतापूर्वक पूरा करने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया हो, उन्हें सेवा में पद पर भर्ती के लिए स्वीकृत
अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष तक का शिथिलीकरण किया जाएगा। कोई अभ्यर्थी जो अनुसंधान वित्त के रूप में 1 वर्ष का कालावधि पूरा कर लिया हो, उसे 1 वर्ष का शिथिलीकरण प्रदान किया जाएगा। कोई अभ्यर्थी जो 2 वर्ष का कालावधि पूरा कर लिया हो, उसे 2 वर्ष का शिथिलीकरण प्रदान किया जाएगा। और कोई अभ्यर्थी 3 वर्ष का कालावधि, उसे 3 वर्ष का शिथिलीकरण प्रदान कर दिया जाएगा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।